अब तक आपने सुना मीरा राजपूत, जिसका इकलौता सहारा सावित्री जी हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली जाती है। मीरा की दोस्त निधि उसे अपने घर ले आती है, जहां निधि के घर वाले उससे बहुत ही अच्छा बर्ताव करते हैं और उसे वहां रुकने की परमिशन मिल जाती है। निधि का बड़ा भाई अर्जुन जब मीरा को देखता है तो उसे मीरा अच्छी लगती है। नहाने के बाद जब मीरा ऊपर हॉल की बालकनी में जाती है तो उसकी नजर वहां बने कमरे के दरवाजे पर जाती है, जिसकी नेम प्लेट पर लिखा था अक्षत व्यास, ए कॉम्प्लिकेटेड बॉय। ये वही लड़का है जिसका जिक्र कहानी में हो चुका था, लेकिन ये क्या था, ये जानना अभी बाकी था। अब आगे। बाल सुखाकर मीरा वहां से निधि के कमरे की ओर आती है। रघु कमरे की सफाई कर चुका था। निधि अपने और मीरा के लिए कॉफी ले आई और उसे लेकर अपने कमरे में आई। मीरा ने देखा कमरा बहुत खूबसूरत था। बड़ा सा गद्देदार बिस्तर, जिस पर फूलों वाली बेडशीट बिछी हुई थी। चौकोर और गोल तकियों का ढेर लगा हुआ था। उन्हीं के बीच पड़ा था एक हल्के गुलाबी रंग का टेडी। मीरा कमरे का जायजा लेने लगी। बिस्तर के बिल्कुल सामने कबर्ड बने थे। उनसे लगकर अटैच बाथरूम था। दीवार से लगकर एक स्टडी टेबल था, जिसके ऊपर किताबें रखी थी और एक नाइट लैंप भी। बिस्तर से कुछ ही दूर एक बड़ी खिड़की थी और उससे लगकर एक बालकनी थी, जिसमें हल्के गुलाबी रंग के पर्दे थे। मीरा को ऐसे देखकर निधि ने कहा, अरे क्या हुआ, बैठो ना, कॉफी ठंडी हो जाएगी। हाँ कहकर मीरा बिस्तर के एक किनारे पर बैठ गई और निधि की ओर देखकर कहा, समझ नहीं आ रहा निधि, तुम्हारा ये एहसान हम कैसे चुका पाएंगे। तुमने हमें यहाँ लाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। निधि ने डपटते हुए कहा। तुम फिर शुरू हो गई। नीचे दादू ने क्या कहा था कि एक दोस्त ही दोस्त के काम आता है, तो इसमें एहसान कैसा हुआ, बोलो। मीरा ने शांत भाव से कहा, तुम नहीं जानती निधि, तुमने हमारे लिए क्या किया है। निधि ने कॉफी का घुट भरते हुए कहा, अच्छा ठीक है, जब जरूरत होगी तब हम तुमसे कुछ मांग लेंगे, तुम दे देना, उतर जाएगा एहसान। मीरा ने कहा, ठीक है। निधि ने हाथ आगे करते हुए कहा, ऐसे नहीं, वचन दो मुझे, तुम राजपूत लोगों के लिए तुम्हारा वचन बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना। चलो दो। मीरा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, हम वचन देते हैं, तुम जो मांगोगी हम देंगे। निधि मुस्कुराते हुए मीरा के गले लगी और कहा, तुम खुश रहो, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मीरा भी मुस्कुरा दी। निधि ने वहीं बैठे बैठे मीरा को घर वालों के किस्से सुनाने शुरू किए। चलो मैं तुम्हें सबके बारे में बताती हूँ। सबसे पहले दादाजी के बारे में। दादू एकदम मस्त इंसान है। मैंने कभी भी उनको गुस्सा करते नहीं देखा। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं। सबसे ज्यादा प्यार दादी माँ को करते हैं। जानती हो, उस जमाने में भी दोनों ने लव मैरिज की थी। हाउ रोमांटिक ना। दादी माँ कोलकाता से है, इसलिए साल में एक बार दादा दादी वहाँ जरूर जाते हैं। सच ए लव बर्ड्स। हंसने लगती है निधि। मीरा ने कहा, इस उम्र में भी उन दोनों के बीच इतना प्यार है। सच में दादी माँ बहुत लकी है। निधि मुस्कुराई और कहने लगी, हाँ बिल्कुल, उन दोनों के बाद मम्मी पापा है। पापा तो हर वक्त काम में बिजी रहते हैं और मम्मा पापा की जरूरतों का ख्याल रखने में बिजी रहती है, जब घर में हो तब भी, और ऑफिस हो तो फोन करके उन्हें खाने और दवाइयों के बारे में याद दिलाती है। निधि रुकी और मीरा की ओर देखकर कहा, पता है मीरा, मम्मा पापा ज्यादा बात नहीं करते, फिर भी मम्मा को पता होता है कि पापा को किस वक्त क्या चाहिए। इंटरेस्टिंग ना, क्योंकि उन दोनों में ढेर सारा प्यार है। मीरा ने निधि की बातों में दिलचस्पी दिखाते हुए कहा। हाँ, निधि ने कहा। उसके बाद अर्जुन भैया बिल्कुल तुम्हारी तरह है, शांत, आदर्शवादी और चुप चुप रहने वाले। उन्हें शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं है। MBA किया है और अब पापा के साथ मिलकर ऑफिस संभाल रहे हैं। मीरा ने उठते हुए कहा, सब हो गए। निधि ने मीरा का हाथ पकड़कर वापस बैठाया और कहा, अरे एक इंसान के बारे में तो मैं बताना ही भूल गई। मीरा ने कहा, कौन? निधि ने चहकते हुए कहा,
अक्षत भैया दुनिया के 8वें अजूबे कहो तो गलत नहीं होगा। उनको ना आज तक कोई नहीं समझ पाया है, मम्मा पापा भी नहीं। अभी अभी कॉलेज खत्म हुआ है उनका, हिस्ट्री में कॉलेज में टॉप किया है उन्होंने। मीरा ने धीरे से कहा, नाइस। निधि ने कहा, वो जो सामने हॉल से लगकर कमरा बना है ना, वो उन्हीं का है। उस साइड कोई नहीं जाता, उनका कहना है वो उनका हिस्सा है। पागल है वो, अपने ही घर में क्या अपना पराया। मीरा की आंखों के आगे वो नेम प्लेट आ गई, जिस पर लिखा हुआ था अक्षत व्यास ए कॉम्प्लिकेटेड बॉय। मीरा को अब इस शब्द का मतलब समझ आ रहा था। अक्षत से उसका सामना कैसे होगा ये वो नहीं जानती थी, पर इतना जान चुकी थी कि वो बाकी घर वालों से अलग ही था। सबके बारे में बताने के बाद निधि ने कहा, अब तुम भी इस घर का हिस्सा हो तो तुम्हारा इंट्रो में लोगों को ऐसे दूंगी। ये है मेरी सबसे खूबसूरत दोस्त मीरा, मीरा राजपूत। निधि ने मीरा की ओर देखा और कहा, हाय कितनी खूबसूरत हो, कोई भी मर मिटे। मैं लड़का होती ना तो पक्का शादी करती। थोड़ी चुप चुप, थोड़ी खामोश, लेकिन इसकी आंखें बहुत बातें करती है। मीरा हंसने लगी और कहा, अरे बस करो, हम इतने भी खूबसूरत नहीं है, तुमसे कम। मीरा में उठते हुए कहा, चुप करो, सच में बहुत बड़ी नौटी हो तुम। निधि ने कहा, अच्छा मीरा मार्केट चले। मीरा ने कहा, निधि अगले महीने हमारे एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं और 1 महीने कॉलेज नहीं आने की वजह से मेरा सारा रिवीजन बाकी है, मैं नहीं जा पाऊंगी प्लीज। निधि ने वापस बैठते हुए कहा, इट्स ओके, मैं भी नहीं जा रही फिर। मीरा ने कहा, अरे तुम क्यों नहीं जा रही अब? निधि ने मासूमियत से कहा, तुम्हें अकेला छोड़कर अच्छा लगता है क्या? मीरा ने प्यार से निधि के गाल को छूकर कहा, अरे हम रह लेंगे, हमारी वजह से तुम अपनी खुशी बर्बाद मत करो, तुम जाओ। निधि एक सांस में बोल गई, थैंक्स। अच्छा मीरा, वो जो फर्स्ट नंबर वाला कबर्ड है वो खाली है, तुम उसमें अपने कपड़े और बाकी सामान रख लेना और बुक्स मेरी वाली टेबल पर ही रख लेना। और कुछ चाहिए हो तो मम्मा से कह देना या मुझे फोन कर लेना। मीरा ने अपना बैग खोलते हुए कहा, हम सब देख लेंगे, तुम बेफिक्र होकर जाओ। निधि अपना पर्स और फोन लेकर वहां से चली गई। मीरा ने दरवाजा बंद किया और फिर निधि के बताए कबर्ड में अपने कपड़े और सामान रखने लगी। सामान रखकर मीरा ने अपनी किताबें निकाली और पढ़ने लगी। किताबों के बीच 1 घंटा कब निकल गया मीरा को पता ही नहीं चला। उसने एक किताब उठाई और लेकर बालकनी में पड़ी कुर्सी पर आ बैठी। मीरा इत्मीनान से किताब के पन्ने पलटते हुए पढ़े जा रही थी। तभी एक तेज चमक उसे अपने चेहरे पर महसूस हुई। मीरा ने उस ओर देखा, लेकिन वो चमक सीधी उसकी आंखों में पड़ रही थी, जिससे वह चाहकर भी अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। वो तेज चमक शीशे की थी। मीरा साइड में हुई तो पत्तों की ओट में नीचे खड़े किसी शख्स की आंखें दिखी। जिस शीशे की चमक मीरा की आंखों में आ रही थी, वो शीशा नीचे खड़े उस शख्स की घड़ी का ही था जो उसके हाथ में बंधी हुई थी। जैसे ही उसने हाथ ऊपर किया, एक बार फिर वही रोशनी मीरा के चेहरे पर आ गिरी। मीरा ने देखने की कोशिश की, लेकिन इस बार सिर्फ उसके सुर्ख होंठ दिखाई दिए। मीरा को झुंझलाहट हो रही थी। एक तो वह तेज रोशनी, ऊपर से वह नीचे खड़े उस शख्स को देख नहीं पा रही थी। उसकी आंखों ने मीरा के दिल में बेचैनी जो बढ़ा दी थी। बालकनी से लगी हुई तार पर कपड़े सूख रहे थे। मीरा ने जैसे ही उस तार को पकड़ा, वह तार टूटी और उसके सारे कपड़े मीरा पर गिरे। मीरा उन कपड़ों में ऐसी उलझी कि उस शख्स को देख ही नहीं पाए। जब उठी और नीचे देखा तो वो उसे बाहर जाता दिखा। मीरा को पहली बार बहुत निराशा हुई। हाथ में पहनी लड़के की घड़ी का शीशा अभी भी चमक रहा था। चलते चलते उसने जैसे ही हाथ उठाया, एक तेज रोशनी एक बार फिर मीरा की आंखों में आ गिरी। मीरा अंदर आकर लेट गई, लेकिन आंखों के आगे बार बार वो 2 आंखें और सुर्ख होंठ आ रहे थे। मीरा की झुंझलाहट अब और ज्यादा बढ़ गई तो वो कमरे से बाहर आ गई। नीचे आकर वह बगीचे में दादी के पास चली आई। दादी ने देखा तो उसे पास आने को कहा और बोली,
मन लग गया ना तुम्हारा यहाँ? मीरा ने धीरे से कहा, जी दादी माँ। आओ बैठो, दादी ने बड़े प्यार से कहा, तो मीरा आकर उनके पास बैठ गई। दादी ने बड़े गौर से देखा और कहा, तुम कुछ परेशान नजर आ रही हो। मुझे बताओ, किसी ने कुछ कहा क्या? मीरा ने नजरें चुराते हुए कहा, नहीं दादी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, सब बहुत अच्छे हैं। दादी माँ ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर इतने प्यारे से चेहरे पर परेशानी के भाव क्यों? देख, मैं दादी माँ हूँ, चेहरा पढ़ लेती हूँ। मीरा ने झिझकते हुए कहा, दादी माँ, वो अभी यहाँ नीचे कोई था क्या?